इवनिंग डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 4 पढ़ाएंगे, जिसमें आप लोग को आज हम एवरेज पावर को कैलकुलेशन करने की बात समझाएंगे। ये एवरेज पावर बराबर बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो हेडिंग दीजिएगा कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पावर। कैलकुलेशन of average power in whole time period। हमें कैलकुलेशन करना है किसका वैल्यू बाबू? एवरेज पावर का। किस टाइम में? होल टाइम पीरियड में। तो मान लेते हैं लेट अस Vt का वैल्यू V0 sin ओमेगा टी। Vt का वैल्यू V0 sin ओमेगा टी +5 भी ले सकते हैं, और It का वैल्यू I0 sin ओमेगा टी। अब देखिए, आपको एवरेज पावर निकालना है, तो जब भी एवरेज वर्ड यूज करते हैं फुल टाइम पीरियड में, तो इसका सिंपल पावर का फॉर्मूला आप लोग को रटा चुके हैं, V इंटू आई। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? V इंटू आई। तो जब एवरेज पावर की बात करेंगे तो 0 से T Vt It dt अपॉन 0 से T dt। सिंपल याद रखिएगा, एवरेज पावर का सिंपल फार्मूला होता है 0 से T Vt It dt अपॉन 0 से T dt। अब देखिए, यहाँ से हम लोग इसको निकालने का कोशिश करेंगे, तो 0 से T V0 sin ओमेगा टी +5 इंटू I0 sin ओमेगा टी dt अपॉन इसका तो इंटीग्रेशन सीधा t होगा। इसमें जो भी कांस्टेंट है सबको बाहर कर लीजिए, तो V0 I0/t बाहर निकल जाएगा। तो अब इसको लिखिएगा आप लोग 0 से T sin ओमेगा टी +5 इंटू sin ओमेगा टी dt। अब देखिए बाबू, इसका कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन होते तो हम आइलेट का यूज करते, यहाँ पे वो भी नहीं है। जब ऐसा रहे तो आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग करते क्या है, 2 से ऊपर में गुना करेंगे और 2 से नीचे में डिवाइड कर देंगे। तो देखिए, यहाँ से इसको लिखेंगे V0 I0/2t। 0 से T पूछता है बोर्ड में, 12th बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 sin ओमेगा टी +5 इंटू sin ओमेगा टी इंटू dt। ये हो गया आई एवरेज का वैल्यू। हम लोग सिंपल जानते हैं एवरेज पावर का फॉर्मूला 0 से T Vt It dt अपॉन 0 से T dt। फिर उसके बाद अब देखिए, यहाँ पे एक फार्मूला का यूज करेंगे, 2 sin A इंटू sin B का फार्मूला होता है बाबू, याद रखिएगा, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। याद रखना है ये फार्मूला आपको। 2 sin A इंटू sin B का सिंपल फार्मूला होता है cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, तो यहाँ पे 2 sin A इंटू sin B है, तो इस फार्मूला का यूज करके इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ध्यान से कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, समझना होगा आप लोग को। तो देखिए, हम लोग बता रहे हैं अभी कि इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका अपनाएंगे। कैलकुलेट हो जाएगा सडन। ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन दिए जाएंगे आप लोग को कंपटीशन में, यानी बोर्ड में, जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे। यहाँ से P एवरेज का सिंपल वैल्यू होगा आपको, P एवरेज की बात करिएगा
तो 0 से पी एवरेज की बात करेंगे। यहाँ से देखिए लिख रहे हैं हम पी एवरेज, तो 0 से t। अब इसको लिखेंगे तो हो जाएगा सीधा कॉस a माइनस बी, तो ओमेगा टी प्लस फाइ माइनस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस फाइ प्लस ओमेगा टी इंटू डी टी। अब देखिए 0 से t, ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया, कॉस फाइ डी टी माइनस 0 से t कॉस ओमेगा टी प्लस या 2 ओमेगा टी लिख सकते हैं इसको, 2 ओमेगा टी प्लस फाइ इंटू डी टी। अब देखिए बाबू यहाँ पे टाइम है वेरिएबल, लेकिन ये कॉस फाइ है तो कॉस फाइ को हम लोग बाहर कर देंगे, तो कॉस फाइ बाहर निकल जाएगा। 0 से t डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि साइन का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, कॉस। साइन का कॉस माइनस कॉस होता है, लेकिन कॉस का क्या होता है, प्लस साइन। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे साइन, इंटीग्रेशन कर रहे हैं 2 ओमेगा टी प्लस फाइ अपॉन 2 ओमेगा। ये इंटीग्रेशन हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ से इसको लिखेंगे कॉस फाइ और डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा बाबू, टी माइनस 1/2 ओमेगा। पहले लिमिट पुट करिए, तो साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी प्लस फाइ माइनस साइन टी के बदले 0 पुट करेंगे तो साइन फाइ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक टर्म छूटते चल जा रहा है, यहाँ पे इसका वैल्यू वी नट आई नट बाई 2t, यहाँ पे भी लिख सकते हो वी नट आई नट बाई 2t, ये पहले से लिखा हुआ था। यहाँ से भी ब्रैकेट दे दीजिएगा आप लोग, ब्रैकेट देना होगा सभी को। तो देखिए यहाँ से ब्रैकेट दिए तो ये हो जाएगा वी नट आई नट बाई 2t। यहाँ से भी हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा वी नट आई नट बाई 2t, ब्रैकेट में ये सभी कंडीशन लागू करेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ से वी नट आई नट बाई 2t कॉस फाइ टी माइनस 1/2 ओमेगा इंटू साइन 2 इंटू ओमेगा का वैल्यू 2π/t इंटू टी प्लस फाइ माइनस साइन फाइ। अब देखिए t से t कैंसिल, साइन 4π प्लस थीटा भी साइन थीटा होता है, तो इसको लिखेंगे हम लोग वी नट आई नट बाई 2t इंटू कॉस फाइ टी माइनस 0, क्योंकि इसका वैल्यू सेम में से सेम घट जाएगा तो 0 होगा, तो इसको लिखेंगे वी नट आई नट बाई 2t इंटू कॉस फाइ इंटू टी से t कैंसिल, तो पी एवरेज का सिंपल वैल्यू होगा वी नट आई नट बाय 2 कॉस फाइ, वी नट आई नट बाय 2 इंटू कॉस फाइ, वी नट आई नट बाय 2 इंटू कॉस फाइ। ये किसका वैल्यू हो गया बाबू, एवरेज का। वी नट और आई नट को हम लोग पिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज और पिक वैल्यू ऑफ करंट कहेंगे इंटू कॉस फाइ। अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग तो देखिए क्या इसका वैल्यू निकल जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम बता देते हैं, तब आप लोग को पता चल जाएगा कैसे इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को।
देखिए इसके बाद अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आराम से आप निकाल सकते हो। तो देखिए पी एवरेज का सिंपल वैल्यू होगा, पी एवरेज का वैल्यू वी नट बाय रूट 2 कर सकते हैं इंटू आई नट बाय रूट 2 इंटू कॉस फाइव। तो बाबू इसको हम लोग वी नट बाय रूट 2 को भी आर एम एस कहते हैं। क्या कहते हैं? भी आर एम एस। और आई नट बाय रूट 2 को क्या कहते हैं हम लोग? आई आर एम एस। तो इसको लिखेंगे भी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। ये हो गया एवरेज पावर का सिंपल फार्मूला। रट जाइएगा, एवरेज पावर कोई पूछेगा तो सिंपली याद रखिएगा भी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, भी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, भी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। अब देखिए कॉस फाइव को हम लोग पढ़ते हैं पावर फैक्टर। कॉस फाइव का ही नाम क्या है बाबू? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर। और इसका वैल्यू होता है हमेशा आर बाय जेड। जेड को इम्पीडियंस कहते हैं। जेड को क्या कहते हैं? इम्पीडियंस। तो सिंपली देखिए एवरेज इफ पी एवरेज इज मैक्सिमम। कब होगा मैक्सिमम बाबू? व्हेन कॉस फाइव बराबर 1। और ये 1 तब होते हैं एंड द सर्किट is known as pure resistance circuit। अब देखिए यहाँ पे पी एवरेज की बात करते हैं तो पी एवरेज का सिंपल फार्मूला होगा भी आर एम एस आई आर एम एस और कॉस फाइव का वैल्यू क्या हो गया? 1। तो सिंपल याद रखिएगा एवरेज पावर का मैक्सिमम की बात करेंगे तो भी आर एम एस आई आर एम एस। ये हो गया कब बाबू? जब हम एवरेज पावर का मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं। अब देखिए एवरेज पावर का वैल्यू कब 0 हो सकता है? जब आपके पास या तो प्योर इंडक्टर रहेगा या तो प्योर कैपेसिटर रहेगा या एलसी सर्किट रहेगा, तो उस समय में पावर फैक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि cos फाइव 90 हो, फाइव का वैल्यू 90 हो जाएगा और cos फाइव यानी cos 90 का वैल्यू आप जानते हैं तो नोट करके ये सब लिख लीजिएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा जाता है कि पावर फैक्टर का सिंपल फार्मूला भी पूछता है बोर्ड में, तो पावर फैक्टर याद रखिएगा आर बाय जेड। पावर फैक्टर का वैल्यू क्या होता है बाबू? आर बाय जेड। और पावर फैक्टर मैक्सिमम कब होते हैं? प्योर रेजिस्टेंस सर्किट में। कहां पे? प्योर रेजिस्टेंस सर्किट के केस में। कहां पे? प्योर रेजिस्टेंस सर्किट के केस में। तो लिख लीजिएगा नोट करके in case of pure capacitor, pure inductor and LC circuit, the power factor is always 0। पावर फैक्टर का हमेशा याद रखिएगा वैल्यू कहाँ 0 होता है बाबू? या तो प्योर कैपेसिटर सर्किट हो, या तो प्योर इंडक्टर सर्किट हो, या एलसी सर्किट हो। एलसी सर्किट हो, निश्चित पावर फैक्टर का वैल्यू
क्या होगा 0। और पावर फैक्टर का मैक्सिमम वैल्यू कहां पे हो सकता है, प्योर रेजिस्टेंस सर्किट में। अब देखिए दूसरा कभी कभी पूछ देता है कि पावर फैक्टर का वैल्यू 1 से छोटा कब हो सकता है। तो याद रखिएगा या तो आरएल सर्किट हो या तो आरसी सर्किट हो। तो इन केस ऑफ आरएल सर्किट या आरसी सर्किट एंड आरएल सर्किट, in case of RC circuit and RL circuit, the power factor is less than 1। तो ये दोनों पॉइंट आप रट जाइएगा कि कब मैक्सिमम होते हैं। प्योर रेजिस्टेंस के केस में पावर फैक्टर का वैल्यू मैक्सिमम होता है, इंडक्टर हो प्योर या कैपेसिटर हो या एलसी सर्किट हो, पावर फैक्टर ऑलवेज 0 होता है। लेकिन आरसी सर्किट और आरएल सर्किट में पावर फैक्टर का वैल्यू 1 से क्या होता है बाबू, छोटा होता है। 1 से क्या होता है, छोटा होता है। अब देखिए हम लोग बात कर रहे थे पिछले क्लास में, याद होगा आप लोग को, हमने रिजोनेंस कंडीशन के विषय में नहीं पढ़ाए थे, हमने पढ़ाए थे एलआरसी सीरीज सर्किट। तो देखिए हम लोग जानते हैं एलआरसी सीरीज सर्किट के केस में, तो इन केस ऑफ, लिख भी देते हैं यहाँ पे, इन केस ऑफ RCL circuit, in case of RCL circuit, the value of impedance यानी Z, द वैल्यू ऑफ इम्पीडियंस यानी Z का वैल्यू हमने पढ़ाए थे बाबू, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया LRC सीरीज सर्किट में इम्पीडियंस का वैल्यू। एट रिजोनेंस कंडीशन, रिजोनेंस कंडीशन तब डेवलप करते हैं एट रिजोनेंस कंडीशन, XL माइनस XC का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, 0। रिजोनेंस कंडीशन पे आपको Z का वैल्यू मैक्सिमम होना, Z का वैल्यू सबसे कम होना चाहिए। और Z का वैल्यू सबसे कम कब होगा, जब XL और XC का वैल्यू, डिफरेंस का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब रिजोनेंस कंडीशन तब देंगे जब XC बराबर क्या होगा, XL, या XL बराबर क्या होगा, XC। अब देखिए इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं बाबू ओमेगा L, इसका वैल्यू होता है 1/ωc। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ω² बराबर बाबू LC, और ओमेगा का वैल्यू 1/√LC, 1/√LC। ये किसका वैल्यू हो गया, ओमेगा का। क्योंकि XL और XC का वैल्यू सेम होता है तो उस कंडीशन को हम रिजोनेंस कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिजोनेंस कंडीशन। और ओमेगा L का वैल्यू हमने रटा चुके हैं, XL बराबर XC होना चाहिए, और XL का वैल्यू ओमेगा L और XC का वैल्यू 1/ωc, तो ओमेगा का वैल्यू 1/√LC हो गया। अब देखिए टाइम पीरियड का फार्मूला T बराबर जानते हैं हम लोग 2π/ω। टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होता है बाबू, 2π/ω। और ओमेगा की बात करेंगे तो 2π/T, 1/T को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, तो 2πf0। अब देखिए f0 को ही हम कौन सा फ्रीक्वेंसी कहते हैं बाबू, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और इसका वैल्यू होगा ω/2π, ω/2π। और यहां से लिख सकते हैं ओमेगा का वैल्यू 2π√LC हो जाएगा। और इसी को किसके नाम से हम लोग जानते हैं, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के नाम से। किसके नाम से, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रिजोनेंस
फ्रीक्वेंसी। तो रट जाइएगा बाबू, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी का सिंपल वैल्यू हो गया 1/2 पाई अंडर रूट LC, 1/2 पाई अंडर रूट LC, 1/2 पाई अंडर रूट LC, 1/2 पाई अंडर रूट LC। रिजोनेंस कंडीशन सिंपल रट जाइएगा 1/2 पाई अंडर रूट LC, 1/2 पाई अंडर रूट LC। रिजोनेंस कंडीशन तब देते हैं जब XL और XC का डिफरेंस हमेशा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रिजोनेंस कंडीशन। क्या कहते हैं, रिजोनेंस कंडीशन। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, पूछता है रिजोनेंस कंडीशन पे इम्पीडेंस का वैल्यू सबसे कम कब होगा, जब XL और XC का वैल्यू बराबर हो जाएगा। तो उस केस में आपको जो Z होगा, Z का वैल्यू सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमम होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन के थ्रू, जो कि NCERT का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बाबू क्वेश्चन क्या है, एक फिगर पहले बना देते हैं। ये बोर्ड में बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, NCERT का क्वेश्चन है। वैसे तो कंपटीशन में भी आजकल ये क्वेश्चन रिपीट पे रिपीट किए जा रहे हैं। ये इंडक्टर है और यहाँ पे एक बल्ब को हम लोग लगा दिए। ये एक बल्ब है बाबू, अब इससे हम लोग AC सोर्स को कनेक्ट कर दिए। किसको, AC सोर्स को। ये इंडक्टर है। तो क्वेश्चन में लिखा है इन AC सोर्स, इन AC सोर्स is connected to a pure inductor, प्योर इंडक्टर या इंडक्टेंस जो भी कहिए, प्योर इंडक्टेंस एंड बल्ब। What will be effect on brightness of bulb? ब्राइटनेस ऑफ बल्ब पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहला पार्ट्स है इफ frequency of AC source is increase, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिए हैं बाबू। दूसरा पार्ट है इसमें आयरन रॉड इज inserted in the coil, और C में a diamagnetic substance like bismuth is inserted in the coil। देखिए एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले मेरे पास एक इंडक्टर है और एक बल्ब है, उसको हम किससे कनेक्ट कर दिए हैं, AC सोर्स से। किससे, AC सोर्स से। तो आप जानते हैं कि इंडक्टर क्या अक्रॉस करंट का वैल्यू होता है E इंटू XL, यानी EMF बाय रिएक्टेंस, वही करंट जो मिलता है वह इंडक्टर के अक्रॉस मिलता है। तो EMF E हो गया और XL का वैल्यू ओमेगा इंटू L होता है। ओमेगा का वैल्यू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू L।
अब देखिए बाबू, क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, तो फ्रीक्वेंसी को जैसे आप बढ़ाइएगा तो नेट निश्चित वैल्यू है कि नेट वैल्यू नीचे में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो नेट वैल्यू जैसे ही नीचे में बढ़ेंगे तो करंट आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहां पे लिख सकते हो आप, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स is increased, when the frequency of AC source is increased, then reactance across the inductor is increased. Reactance across the inductor is increased and current इज डिक्रीज। तो सिंपल याद रखिएगा कि जैसे ही हम लोग किसको बाबू, इंडक्टर और एक बल्ब को कनेक्ट करेंगे AC सोर्स से, और AC सोर्स का जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो निश्चित है रिएक्टेंस अक्रॉस द इंडक्टर बढ़ेगा, और जैसे ही रिएक्टेंस बढ़ेंगे तो निश्चित इसमें करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी करंट घट जाएंगे। तो सिंपल याद रखिएगा, जब हम किसी इंडक्टर को AC सोर्स से कनेक्ट करते हैं, किससे, AC सोर्स से कनेक्ट करते हैं और उसके साथ एक बल्ब को लगा देते हैं और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, तो निश्चित है वहां पे करंट का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब इसमें दूसरा पार्ट कह रहा है कि आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द कॉइल। अब कॉइल में जैसे ही हम लोग आयरन रॉड को इंसर्ट करते हैं बाबू, तो आयरन जो हो गया वह कौन सा चीज हो गया, फेरोमैग्नेटिक, और फेरोमैग्नेटिक के केस में μL का वैल्यू बड़ा होता है, यानी इसमें भी इंडक्टेंस बढ़ेंगे और ब्राइटनेस बल्ब का क्या होगा, कम हो जाएगा। तो देखिए दूसरा पार्ट भी समझ लीजिए। दूसरा पार्ट का अगर सॉल्यूशन की बात करते हैं हम लोग, देखो बाबू कैसे बनाएंगे। लिख लेंगे दूसरा पार्ट्स का सॉल्यूशन बी, व्हेन आयरन रॉड इज inserted, when iron rod is inserted, self inductance जिसको आप L कहते हैं, L का वैल्यू होता है म्यू नॉट म्यू आर नंबर ऑफ टर्न का स्क्वायर इंटू एरिया इंटू लेंथ। व्हेन द आयरन रॉड इज इंसर्टेड, सेल्फ इंडक्टेंस इतना होता है। अब देखिए इन फेरोमैग्नेटिक, आयरन कौन सा मैग्नेटिक है बाबू, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस म्यू आर ग्रेटर देन 1, म्यू आर का वैल्यू बड़ा होता है किससे, बहुत ज्यादा बड़ा होता है किससे, 1 से। सो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। सो सेल्फ इंडक्टेंस is increases, self inductance is increases and current is decreases। जैसे ही सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू इंक्रीज करेगा, निश्चित है करंट उसमें क्या हो जाएगा बाबू, घट जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग आयरन
को भी इंसल्ट करवाते हैं, किसके साथ? बल्ब के साथ, तो निश्चित है वहां पे भी आपको याद रखना होगा कि क्या होते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस म्यू आर का वैल्यू यानी बढ़ेगा तो सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेंगे तो करंट निश्चित क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। अब सुनिए तीसरा पार्ट्स। तीसरा में कह रहा था कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, जैसे बिस्मथ, बिस्मथ कौन सा मैग्नेटिक है बाबू? डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को व्हेन बिस्मथ यानी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस म्यू आर लेस देन 1, म्यू आर का वैल्यू क्या होगा बाबू? लेस देन 1 इज इंसर्टेड सेल्फ इंडक्टेंस इज decreases, self inductance is decreases, so current is increases। तो सिंपल याद रखिएगा कि जैसे ही हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस यानी आयरन को इंसल्ट कराएंगे तो निश्चित है यहाँ पे कि सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू बढ़ रहा था, इसलिए करंट घट रहा था। लेकिन बिस्मथ डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक में रिलेटिव परमेबिलिटी का वैल्यू लेस देन 1 होता है। जैसे ही इंसल्ट करवाएंगे निश्चित है सेल्फ इंडक्टेंस डिक्रीज करेंगे और करंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड सबके लिए ये सब क्वेश्चन है। इसी तरीका से अगर मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन में ये दिया हुआ हो आपको, देखिए क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, फिगर दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट विल बी इफेक्ट on the brightness of bulb if iron rod and bismuth rod are inserted separately। तो देखो बाबू क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, ये तो सेल्फ इंडक्टेंस है, इससे एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया गया है और इसको डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया है। यही बल्ब है आपका। तो देखिए ये कौन सा चीज़ है बाबू? डीसी सोर्स। अगर डीसी सोर्स होते हैं तो इंडक्टर डीसी सोर्स में ऑपरेट ही नहीं करते हैं। अगर ये ऑपरेट ही नहीं करेगा तो क्या इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो लिख दीजिएगा देयर विल नो एनी इफेक्ट, देयर विल बी नो एनी इफेक्ट on the brightness of bulb because there will no operate on DC source
ये ऑपरेट ही नहीं करता है किस सोर्स में बाबू, डीसी सोर्स में। तो सिंपल याद रखिएगा, जब डीसी सोर्स को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं किससे बाबू, इंडक्टर और बल्ब से, तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका कोई भी वैल्यू नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ऑपरेट ही नहीं करेंगे। डीसी सोर्स पे ये ऑपरेट ही नहीं करता, इसका मतलब है इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। इसमें देखिए क्वेश्चन है कि एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है बाबू, और ये बल्ब है, और ये एसी सोर्स है। क्वेश्चन में लिखा है व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन brightness of bulb if frequency of AC source is increased। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इज इंक्रीज। अब देखिए, अगर करंट की बात करते हैं सॉल्यूशन में, देखिए करंट का वैल्यू क्या होगा बाबू, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। अब देखिए फ्रीक्वेंसी से रेजिस्टेंस का कोई रिलेशन ही नहीं है। जब फ्रीक्वेंसी से रेजिस्टेंस का कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि आप कितनों फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए, इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिंस देयर विल नो एनी इफेक्ट ऑन द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब। इसका मतलब है कि आप कितनों फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए, करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये मान लीजिए करंट हो गया और ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। आप कितनों फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, करंट आपका हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग बल्ब से रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं, बल्ब को रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं और एसी सोर्स से सप्लाई करते हैं, तो बल्ब के ब्राइटनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप कितनों फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइएगा या घटाइएगा, तो ब्राइटनेस इसका हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आज हमने आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सब लिखाए हैं। अगले क्लास में इसके आगे पढ़ा करके, और इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह है ट्रांसफार्मर और एसी जनरेटर, उसको भी पढ़ा करके तब इसको ख़त्म करेंगे। और तब हम लोग बात करेंगे अगला कॉन्सेप्ट का, वह आप लोग को जल्द ही स्टार्ट किया जाएगा। थोड़ा सा कोशिश करिएगा पढ़ने का अच्छा से सभी लोग, नहीं तो दिक्कत होगा आने वाले समय में।